गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो नेक्स्ट कंपाउंड करेंगे, उसका नाम है सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट। ठीक है, तो हमने जो है प्रीवियसली 6 कंपाउंड जो थे हमने डिस्कस कर लिए थे। तो कंटिन्यूटी में जो है वो हम कंपाउंड्स में जो है वो आज इसका जो है वो लास्ट कंपाउंड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स का टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट कंपाउंड है वो है सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऐसे भी करते हैं, सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट। ठीक है, तो वो आप बुक में देख लेना। ठीक है, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो है इसका फार्मूला। ठीक है, तो ये कोबाल्ट का एक कंपाउंड होता है जिसमें कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और इसका फार्मूला बनता है Na3 स्क्वायर ब्रैकेट कोबाल्ट। ठीक है, आप इसको कोबाल्ट को जब भी लिखते हैं तो आप कैपिटल C और स्मॉल o लिखा करो। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, रनिंग में तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ा सा आप ख्याल रखें कि कोबाल्ट को कैपिटल C और स्मॉल o लिखना है आपने। फिर इसका फार्मूला बनेगा Na3CO NO2 जो है वो इसके कितने लिगेंड्स लगे हैं, इसके साथ 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दो। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जो है वो इसके साथ 3 जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो लिगेंड होता है आपके पास नाइट्राइट। ठीक है, NO2 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइट, मतलब NO2 नेगेटिव आयन, और जो NO3 नेगेटिव आयन होता है उसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है, तो जो इसका IUPAC नेम होता है वो हमारे पास बनता है सोडियम। ठीक है, तो हम यहाँ ट्राइसोडियम नहीं करेंगे, यहाँ सोडियम ही हम लिखेंगे। नोमेनक्लेचर में हम बड़ी डिटेल में करने जाएंगे। ठीक है, सोडियम हेक्सा नाइट्राइटो। ठीक है, तो लिगेंड्स के साथ हमेशा O लगता है। ठीक है, जैसे क्लोराइड है तो क्लोरिडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमिडो, है ना। तो नाइट्राइट का क्या बन जाएगा, नाइट्राइटो। ठीक है, नाइट्राइटो। और फिर इसकी में जो बॉन्डिंग होती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से हो सकती है, तो इसको मेंशन कर देते हैं हम कि हाइफन के साथ कि यहाँ पे बॉन्डिंग इसके थ्रू है, नाइट्रोजन के साथ है। ठीक है, क्योंकि एम्बिडेंट लिगेंड्स जो है वो होते हैं। तो ये सारा हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये नाम याद रखें, सोडियम हेक्सानाइट्राइटो एन कोबाल्टेट 3। ठीक है, ये क्यों लगा, कैसे लगा, ठीक है, ये मैं आगे ही आपको बताऊंगा नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो इतना सा आप इसका नाम याद रखें। फिर उसके बाद इसकी प्रिपरेशन आती है। तो जो प्रिपरेशन होती है इस कंपाउंड की वो की जाती है कोबाल्ट क्लोराइड से, इसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट के साथ। तो इन दोनों को जो है वो हम मिक्स करते हैं, तो हमारे पास सिंपली जो है वो क्लोराइड को रिप्लेस करके क्या लग जाएगा, वहाँ पे नाइट्राइट लग जाएगा। तो ये बन जाएगा कोबाल्ट नाइट्राइट। तो अभी भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 ही है, क्योंकि कोबाल्ट क्लोराइड में भी कितनी होती है, +2 होती है, और साथ में NaCl निकल जाता है। यही सोडियम नाइट्राइट जो है ये रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, इस रिएक्शन मिक्सचर में हम एक्सेस में क्या डाल देते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड मतलब प्योर एसिटिक एसिड जो है वो हम उसमें डालते हैं। तो एसिटिक एसिड के साथ जब सोडियम नाइट्राइट जो है वो रिएक्ट करता है तो वहाँ पे फॉर्मेशन होती है आपके पास HNO2 की। ठीक है, एसिटिक एसिड का H और यहाँ से NO2 आपस में कंबाइन करके बना देते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है, क्योंकि लेबोरेटरी में नाइट्रस एसिड प्रेजेंट नहीं होता, ये हमें ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये नाइट्रिक एसिड को जब हम स्लाइटली हीट करते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो एक साइड प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं NO। ठीक है, ये कलरलेस गैस होती है NO, और साथ में जो है वो ये नेसेंट ऑक्सीजन भी रिलीज करती है। फिर ये जो NO और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हुई, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये फटाफट जो है वो कोबाल्ट नाइट्राइट जो मेरे पास यहाँ पे बना है, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि पूरा का पूरा कोबाल्ट क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो चुका है, कोबाल्ट जो है वो मेरे पास नाइट्राइट में कन्वर्ट हो चुका है। ये कोबाल्ट नाइट्राइट +2 से किस में चेंज हो जाएगा, कोबाल्ट +3 में चेंज हो जाएगा। इसको कौन ऑक्सीडाइज करेगा, जो हमारे पास जो है वो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो हमारे को मिली थी। ठीक है, जो HNO2 से हमें प्राप्त हुई। इसके बाद ये जो कोबाल्ट नाइट्राइट होता है जो +3 में कन्वर्ट हो गया, ये दोबारा सोडियम नाइट्राइट के साथ जो है वो इस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके मेरे पास ये कंपाउंड बना देता है जिसका नाम है सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट। ठीक है, तो सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट इसको लिखा है, तो आपने ये नहीं सोचना कि इसमें I क्यों लगाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ है जी। ठीक है, प्रिपरेशन के बाद आप ये प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको थ्योरी की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो अगर आपको वही याद है। प्रॉपर्टीज़ जो है वो आती है इसकी, तो इसमें कोई ज़्यादा खास इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। येलो कलर का ये कंपाउंड होता है। इसका जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो, इसका एक्वा सोल्यूशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कर जाता है, तो हम इसको डार्क कलर्ड बॉटल में जो है वो रखते हैं। ठीक है, हमने लेबोरेटरी में देखी है कि डार्क कलर्ड बॉटल्स होती हैं ताकि उसमें जो सनलाइट ईजिली पेनिट्रेट ना करे। इसकी केमिकल रिएक्शंस कोई ज़्यादा नहीं है, कोई बड़ी डिफिकल्ट नहीं है, ना इतनी इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है कि जब इसकी केमिकल रिएक्शन करते हैं इस कंपाउंड की, तो जो बाहर ये वाला सोडियम आयन लगे होते हैं यही रिप्लेस होते हैं, ये अंदर वाला पार्ट पूरा इंटैक्ट रहता है।
ठीक है। तो अंदर वाला पार्ट पूरा इंटैक्ट रहेगा, तो जब इसकी KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम की जगह क्या लग जाएगा, पोटाशियम लग जाएगा, बाकी साइड प्रोडक्ट वैसे निकल जाएगा। सिमिलरली इसमें जो है वो आपके पास जब आप इसकी रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड से जब इसकी रिएक्शन करोगे तो सोडियम के साथ रिप्लेस होगा अमोनियम आयन, तो 3 सोडियम लगे तो 3 अमोनियम आयन लग जाएंगे, है ना। तो इतनी बड़ी कोई इसमें ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसमें रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ना ही इसका इतना ज़्यादा जो है वो आपको इंपॉर्टेंस इसकी बनती है। यूज़ क्या है इसका, यूज़ यही बन जाता है कि अमोनियम आयन और सम टाइम पोटाशियम आयन की डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइड का जी स्ट्रक्चर जो है वो बताओ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना चाहिए, और BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको कराऊंगा अभी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर वही है, तो उसमें मैं बॉन्डिंग बताऊंगा कैसे दिखते हैं। लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जब आप वो चैप्टर रिवाइज करेंगे फिर जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी बन जाएगा। तो देखो आपके पास ये फार्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट का क्या फार्मूला होता है। तो इसमें NO2 जो होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्योंकि ये ब्रेक कर जाएगा तो मेरे को ये कॉम्प्लेक्स देखना है, इसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है। आयनिक आयंस की थोड़ा ना कोई ज्योमेट्री होगी जो बाहर लगे होते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर होता है वो आपका जो होता है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर बड़े मेटल का देखा जाता है और उसके लिगेंड्स का देखा जाता है। क्यों देखा जाएगा ये सारा मैं आपसे आगे ही जो है वो डिटेल में बेसिक्स डिस्कस करूँगा। तो फिर भी थोड़ा सा देखो, कोबाल्ट NO2 3 सोडियम परे चले गए तो 3 नेगेटिव ऊपर आया, NO2 पे -1 चार्ज होता है तो X, NO2 हैं कितने, कोबाल्ट को X मानना, NO2 हैं कितने 6, तो -6 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना -3 को इज इक्वल टू मैंने कर दिया, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3 आ जाएगी। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जी +3 होती है। तो आपको पता है न्यूट्रल कोबाल्ट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, आर्गन 3d7 4s2, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का कितना हो जाएगा आपके पास 3d6, इसका मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। उसको मैंने बॉक्स से दर्शा दिया कि 3d6 ये है जी, 4s खाली है, 4p भी खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि खाली इसके पास जो है वो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तभी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा बनता है। तो जी इसमें जो है वो आपके पास लिगेंड्स कितने हैं नाइट्राइट के कितने लिगेंड है, इसमें 6 लिगेंड है, तो 6 ही खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो हैं कितने 3 और 4, तो इसको खाली कराने पड़ेंगे, तो इसकी पेयरिंग कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये पेयरिंग होगी। तो अब कितने 2 एक्स्ट्रा मिल गए खाली ऑर्बिटल, 2 3 4 5 6 हो गए मेरे पास, तो ये हाइब्रिडाइज कर जाएंगे खाली ऑर्बिटल, ठीक है, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3, तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट जो है वो आ जाएगा आपके पास, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपके पास बनेगा, और 6 खाली ऑर्बिटल में ये जो नाइट्राइट होते हैं अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कोबाल्ट की जो है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कंपाउंड्स, हमने 7 कंपाउंड्स किए, तो आप इनको जो है वो याद करें, क्रैम करें, ठीक है, इनकी रिएक्शंस जो हैं वो लिखें और इसको एज इट इज़ ही याद करें। उसके बाद मेरे पास आता है ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्लेड बाई क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट और निकल और कॉपर, ठीक है। तो ये जो है वो मेरे पास जो है वो एक न्यू टॉपिक जो है वो बनता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिस्प्लेड बाई, आपको इसमें जो है वो डिस्कस करना है कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिस्प्ले करते हैं और इनके कौन कौन से जो हैं वो कंपाउंड जो हैं वो होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर अगर आप देख सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो ये मेरे इस चैप्टर का D ब्लॉक का लास्ट टॉपिक चला, ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्लेड बाई क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर। यही जो लास्ट टॉपिक था कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप सिलेबस में देखना, अपनी मॉडर्न की बुक में देखना, फर्स्ट जहाँ पे आप स्टार्टिंग करते हो बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो वहाँ सिलेबस उसने दिया होता है, तो सिलेबस में सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्लेस्ड बाई क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर, ठीक है। तो गलती से शायद सिलेबस में उसने कॉपर की जगह दोबारा मेरे ख्याल से कोबाल्ट लिखा है या क्रोमियम लिखा है, तो आप उसको ठीक कर लें, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो इनकी हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसने इसको स्टार्टिंग में लिखा है, मैं इसको सबसे लास्ट में करवा रहा हूँ। क्यों लास्ट में करवा रहा हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कोई ऐसी जो है वो ज़्यादा नई बात नहीं करनी है, जहाँ पे नई बात होगी मैं आपको वो समझा दूंगा, लेकिन इसमें जो है वो आपने 60 से 70% चीज़ें जो है वो पढ़ ली हुई हैं, ठीक है। जब आप इतना पढ़ बैठते हो तो आपको पता होता है कि कौन सा कंपाउंड क्या है, उसका कलर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये वाला टॉपिक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, आप इसको लास्ट में करें, पहले वो सारे कंपाउंड्स पढ़ लें जैसे मैंने आपको सीक्वेंस में कराया, तो आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि जैसे 7 नंबर का या 8 नंबर का या 10 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसमें आपको ब्रेकिंग में क्वेश्चन आएंगे, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, फिर 2 मार्क्स का पूछा, फिर 2 मार्क्स का पूछा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको एक्यूरेट आंसर जो है वो वहाँ पर पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। लेकिन फिर भी जैसे मान लो आपको वो सडनली पूछ लेगा कि भाई डिस्कस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम,
तो फिर आपको क्या लिखना है उसमें, तो आप सडनली सोचोगे कि इसमें अब क्या लिखें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ठीक है। तो आप उसमें गप में तो लिख नहीं सकते, तो आपको सोचना है उसमें कि आपने कौन कौन से कंपाउंड पढ़े हैं, आपको किन का स्ट्रक्चर आता है, उनमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रेजेंट होती है। तो वो सारा जो है वो आपको एक बार जो है वो याद करना है, वही मैं आपको समराइज़ करवाऊंगा। जहाँ पे नई चीज़ें होंगी वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको क्रोमियम की मैं बात करता हूँ कि क्रोमियम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो डिस्कस करनी है कि कौन कौन सी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, तो आप इसको जो है वो कैसे करोगे। तो देखो क्रोमियम जो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है वो +2 भी एग्जिबिट करता है, +3 भी एग्जिबिट करता है, +5 भी एग्जिबिट करता है, +6 भी एग्जिबिट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्रोमियम की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो कि ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिस्प्ले करता है। तो +2, +3, +5, +6 तक ये जा सकता है, ठीक है। और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख दें, ठीक है। फिर जो है वो आपको क्या करना है, क्योंकि क्रोमियम को मैंने कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया है क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं की है क्रोमियम में, ठीक है। बाकी जगह मैंने थोड़ी थ्योरी भी डिस्कस की है। तो मैंने क्या किया कि ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है इस तरफ की। सबसे पहले मैंने +6 की बात की है, और +6 इसकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्रोमियम की, ठीक है। और इसके कंपाउंड्स +6 में आपको याद करने के +6 में आपने कौन कौन से पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम क्रोमेट का मैं नाम ले रहा हूँ। तो पोटाशियम क्रोमेट होता था K2CrO4, और मेरे पास जो पोटाशियम डाइक्रोमेट होता था वो होता था K2Cr2O7। दोनों में K2 होता है, बस ध्यान ये रखना कि एक में क्रोमियम ट्वाइस होगा और एक में क्रोमियम सिंगल होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का तो ऑब्वियस ही बात है कि कंटेंट जो है वो अलग अलग आएगा। तो क्रोमेट का फार्मूला हो गया K2CrO4 और डाइक्रोमेट का हो गया K2Cr2O7। तो ये दोनों जो है वो आपके पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। तो क्रोमेट का फार्मूला मेरे पास आ जाएगा CrO4 2 नेगेटिव। तो CrO4 का 2 नेगेटिव का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, आपको मैंने बताया था इसमें रेजोनेंस होती है। सारी मैं आपसे चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्रोमियम और क्रोमियम के बीच में जो है वो ऑक्सीजन लिंकेज होती है, इसमें रेजोनेंस नहीं होती, ये बीच वाले में। इन दोनों की बॉन्ड लेंथ हालांकि सेम होगी, लेकिन ये जो 3 मेरे पास ये वाले ऑक्सीजन हैं, ये ऑक्सीजन इनमें रेजोनेंस हो जाएगी, इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी। इन तीनों में रेजोनेंस हो जाएगी, जो साइड वाले हैं इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी। तो आप ये बता सकते हो कि भाई ये 2 कंपाउंड्स हैं, इनमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। थ्योरी भी लिख सकते हो। कलर भी मैंने आपको बताया है कि इनका कलर जो है वो क्या होता है, ठीक है। किसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर होगा, किसका कलर जो है वो येलो कलर होगा, वो सारा आप रिवाइज कर लें। फिर CrO5 की मैंने बात की थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये देखने में ऐसा लगता है कि इसमें -2 ऑक्सीजन की होती है तो +10 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, नहीं, क्रोमियम +6 से ज़्यादा एक्सिबिट नहीं शो करता। तो CrO5 को मैंने बताया था कि इसका बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है वो एक नॉर्मल ऑक्सीजन होता है और 4 जो है वो आपके पास प्रॉक्सी लिंकेज जो है वो होती है। तो CrO5 बेसिकली प्रॉक्सो कंपाउंड है, लेकिन उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6 है, तो मैं इसको भी ड्रॉ कर सकता हूँ। बटरफ्लाई शेप इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है। इसी का मैंने एक एडिशन कंपाउंड भी बताया था कि पिरिडिन जो इसके साथ जो है वो रिएक्ट कर जाता है, अडक्ट बना देता है, तो इसका स्ट्रक्चर पेंटागोनल पिरामिडल होता है। तो इसमें जो है वो एक पेंटागन की जो कॉर्नर होती है वो पिरिडिन ने ऑक्युपाई की होती है, और रेस्ट जो होते हैं वो 4 मेरे प्रॉक्सी लिंकेज बड़े ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो अगेन मेरे पास जो है इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आती है, +6 आती है, पिरिडिन की 0 होती है। तो इस तरीके से CrO3 भी एक कंपाउंड है। CrO3 भी इसको क्रोमिक एसिड जनरली बोलते हैं। तो CrO3 का एज इट इज़ कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता कि इसमें जो है 3 ऑक्सीजन होंगे। ये बेसिकली इसमें जो है वो इट कंटेन्स लॉन्ग चेन ऑफ CrO4 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रा इन द क्रिस्टल। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है CrO4 2 नेगेटिव का, इसकी लॉन्ग चेन जो है वो प्रेजेंट होती है CrO3 में, ठीक है। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन कंपाउंड्स को जिनमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको मिलती है। अभी मैंने +6 की बात की है, ठीक है। आपको वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्रोमियम की एक्सप्लेन करनी है। देखो मैंने कोई आपको नई चीज़ नहीं पढ़ाई, ये बिल्कुल आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऐसे समराइज़ किया है। बुक में हालांकि बड़ी ज़्यादा थ्योरी दी हुई है, लेकिन आपको लास्ट में जब इसके नोट्स बनाने हैं या आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि हमें जो है वो कौन कौन से कंपाउंड जो हैं वो पता है। तो आप इसका जो है वो गलत स्ट्रक्चर ना बनाएं, गलत इन्फॉर्मेशन या गलत आंसर मत लिखें। जितना आपको आता है आप उतना ही थोड़ा सा नॉलेज जो है वो एक्यूरेट इन द फॉर्म ऑफ जो है वो आपने लिखना है उसमें। +5 में देखो मैंने आपको एक कंपाउंड पढ़ाया था K3CrO8। आपको मैंने रिएक्शन ऑफ क्रोमियम विद H2O2O बताई है, आप उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। जब मैं प्रॉक्सो कंपाउंड इस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम को साथ ही करें, जब भी आप पूरा ये चैप्टर रिवाइज करेंगे ना, बिल्कुल फाइनल के लिए जाएंगे, तो जब आप वो कंपाउंड पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा पोटाशियम डाइक्रोमेट पढ़ा, फिर आपने प्रॉक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम पढ़ा, तो साथ में आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्रोमियम की रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, ठीक है।
इंटरमिक्स ना करें, ऐसा नहीं करें कि मैं वहाँ पे आपको आ रहा है कि डिस्कस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम और आप लिख रहे हो जी उसमें उसकी प्रिपरेशन लिख रहे हो K2Cr2 के पीछे ही पड़ गए, उसकी प्रिपरेशन लग गए लिखने, उसकी रिएक्शन लग गए लिखने, ऐसा मत करना, ठीक है। आपको जब ऑक्सीडेशन स्टेट वो पूछ रहा है तो आपको सिंपली उसके कंपाउंड्स बताने हैं और उनका स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, कोई उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कंपाउंड था आपके पास CrO8, ठीक है, K3 का ये कंपाउंड था, तो K3 को मैंने निकाल दिया तो इसके ऊपर चार्ज 3- जो है वो आ जाएगा। और ये जो 8 ऑक्सीजन होती हैं इनमें जो है वो आपके पास जो है वो प्रॉक्सी लिंकेज होती है, सारी की सारी जो है वो पेरोक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है, CrOO 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 CrOO। तो ये 8 ऑक्सीजन पेरोक्साइड की फॉर्म में होंगी। तो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +5 आ जाएगी। सिमिलरली क्रोमियम जो है वो क्लोराइड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें जो है वो इसका फार्मूला बन जाता है Cr5 बन जाता है। फिर +3 में आ जाओ जी। +3 भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का। तो इसमें भी जो है बड़े स्टेबल कंपाउंड बनते हैं, जैसे क्रोमियम सल्फेट हो गया, क्रोमियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, Cr2O3 हो गया। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड है, आपको वो एग्जाम्पल लिखने हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इसमें क्रोमियम में +3 में से जो है वो एक क्वेश्चन बड़ा आस्क किया गया कि एक बेसिक एसीटेट इसका जो है वो बनता है। देखो मैंने इसको फोकस किया हुआ है, Cr3O, फिर एसीटेट आयन है देखो CH3COO, इसके 6 मोल्स जो हैं वो उसने 6 लिगेंड्स जो हैं उसने लिए हुए हैं, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल के 3 मोल्स लिए हुए हैं, H2O ब्रैकेट बंद, और उसके बाद कितने थ्राइस इसका लिया हुआ है। तो ये जो है वो बेसिक एसीटेट बनाता है, जिसमें क्रोमियम के 3 जो है वो एटम प्रेजेंट होते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें क्रोमियम की अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +3 आएगी, ठीक है। कैसे आएगी जी, देखो आपके पास जो है वो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किया जाए तो आपको पता है कि फार्मूला जो है वो आपके पास कितने क्रोमियम है, उसमें 3 है, तो मैंने उसको 3x मान लिया, ठीक है। एसीटेट सिंपल एक ऑक्सीजन आपके पास देखो ये प्रेजेंट है, तो इसमें -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये मेरे पास जो है वो -2 मैंने इसको ले लिया। एसीटेट कितने अच्छे हैं, तो एक एसीटेट आयन पे होता है -1 चार्ज, तो उसको मैंने -6 ले लिया। वाटर न्यूट्रल होता है, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो वो 0 आएगा। और ओवरऑल चार्ज कितना है, +1, तो उसको मैंने +1 ले लिया। तो 3x - 8 = +1, तो 3x = +1 + 8, 3x = 9, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बेसिक एसीटेट जो होता है क्रोमियम का, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिस्ट्री ऑफ बेसिक एसीटेट, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आती है इसकी स्ट्रक्चर की बात। तो एसीटेट आयन को मैंने देखो कैसे बनाया हुआ है। एसीटेट आयन जब भी बॉन्डिंग करेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो देखो एसीटेट आयन होता है CH3COO नेगेटिव, है ना। एसिटिक एसिड का आयन होता है एसीटेट आयन CH3CO नेगेटिव। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3C⋯O नेगेटिव। तो ये बॉन्डिंग ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होते हैं और ये -1 चार्ज भी है। तो -1 ठीक है, आपके पास जो है वो नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये वाला जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन, ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है और ये माइनस चार्ज को डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो प्रेजेंट होती है कि जैसे मान लो ये बड़ा पाई बॉन्ड ऊपर चला गया तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ड्यू टू रेजोनेंस मैंने देखा कि नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज होता है 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर, तो मैंने इस लिगेंड को ऐसे भी बना दिया है डॉटेड लाइन से, किसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा और ये दोनों ऑक्सीजन से जो है वो डोनेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो एसीटेट आयन जो है वो 2 ऑक्सीजन से क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसको आपने इस फॉर्म में ही जो है वो बनाना है, ठीक है। उसके बाद जब इसकी स्ट्रक्चर की बारी आती है कि भाई इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है Cr3O CH3COO 6 H2O थ्राइस, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैं इसका हिंट देता हूँ कि आप इसको कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपने सेंटर में ऑक्सीजन बनाना है और 3 क्रोमियम जो है वो ऐसे ट्राइंगल में बना लो, ठीक है, सेंटर में ऑक्सीजन, और ये 3 जो है वो आपने पक्के बॉन्ड बना लेने हैं ऐसे, बाकी ये डॉटेड लाइन आप बाद में लगाना। तो 3 क्रोमियम कॉर्नर पे और बीच में ऑक्सीजन बना दिए। अब हर एक क्रोमियम के बीच में आपने 2 एसीटेट आयन जो है वो ड्रॉ करने हैं। एसीटेट आयन मतलब CH3, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, और इस ऑक्सीजन से बॉन्डिंग इन क्रोमियम को। फिर दोबारा एक और आपने ड्रॉ करना है, एक कार्बन इधर एक CH3 इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, और ऑक्सीजन से लिंकेज क्रोमियम को। तो 2 क्रोमियम के बीच में 2 एसीटेट आयन आपको ड्रॉ करने हैं और हर एक क्रोमियम पे आपने OH2 जोड़ देना है, ठीक है। तो इसी का मैंने देखो ये बड़ा स्ट्रक्चर बनाया। तो बुक में थोड़ा ऐसे डरावना सा स्ट्रक्चर लगता है कि ये पता नहीं क्या किया हुआ है, लेकिन ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। देखो क्रोमियम क्रोमियम क्रोमियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन बिल्कुल सेंटर में, 2 एसीटेट आयन मैंने इधर लिए, सिमिलरली 2 एसीटेट आयन, ठीक है, इधर लिए। ऑक्सीजन से करनी है आपको बॉन्डिंग, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसको बना सकते हो, ये बहुत ईजी है।
इधर भी इस क्रोमियम और इस क्रोमियम के बीच में दो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग, और इस क्रोमियम पे OH2, इस क्रोमियम पे OH2 और इस क्रोमियम पे OH2। तो बेसिक एसीटेट ऑफ क्रोमियम का ये स्ट्रक्चर है जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर आपसे वो पूछ लेता है तो आप इसको ड्रॉ करके आना, ये आपको फुल मार्क्स जो है वो दे देगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपने स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है, ठीक है, और आपके पास जो है वो थ्योरी आपने ज़्यादा नहीं लिखी हुई है, तो आपको यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है हाइड्रेटेड एसीटेट ऑफ क्रोमियम। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसमें जो है वो आपके पास क्रोमियम का 2 एटम्स होते हैं, 4 एसीटेट होते हैं और H2O के 2 मोल्स मेरे पास होते हैं। तो सेम जो है वो इसी तरीके से हम इसको अपनाएंगे। इसमें मैं 2 क्रोमियम बनाऊंगा, इसमें मैंने कोई ऑक्सीजन की लिंकेज नहीं बनानी, क्योंकि इस क्रोमियम में कोई ऑक्सीजन नहीं होता। जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता तब वहाँ पे ऑक्सीजन था, तो इसमें मैं 2 क्रोमियम भी बनाऊंगा। और इन 2 क्रोमियम को भी मैं वैसे ही जोड़ूंगा जैसे मेरे पास जो है वो 2 एसीटेट को जोड़ दिया। इसको थोड़ा फैंसी तरीके से बना दिया कि ताकि ये अच्छा लगे देखने में, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये एक एसीटेट है, ये टेढ़ा करके मैंने एक और एसीटेट जो है वो इसमें बना दिया O और ये CH3। तो 2 एसीटेट इधर जोड़े, 2 एसीटेट आपको इधर जोड़ने हैं, ठीक है, और 2 वाटर बिल्कुल साइड में जोड़ने हैं। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर आ गया जब क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। इसमें कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा एसीटेट का आपके पास ये नया कॉन्सेप्ट आया, लेकिन ये बड़ा इजी होता है जब आप इसको मेमोराइज करोगे कि सिर्फ इन दोनों के आपको फार्मूले याद रखने हैं, स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जिसको इनके दोनों के फार्मूले याद होंगे +2 और +3 में, उसको स्ट्रक्चर भी आता होगा, ठीक है। जिसको फार्मूला ही नहीं आता होगा वो स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जहाँ पे +2 है तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 4 2 है ना, इस तरीके से लगा हुआ है। आपके पास यहाँ पे +3 है तो यहाँ पे 3 है ना, 6 3 इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है आयरन, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आती है हमारे पास, किसकी आती है? आयरन की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक चल पड़ा, आयरन का अटॉमिक नंबर होता है 26, आर्गन 3d6 4s2 इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इट कैन नॉट लूज ऑल द इलेक्ट्रॉन टू शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन में ऐसा नहीं होता कि 6 लूज कर दे, 2 लूज कर दे और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, ठीक है। तो जब एटॉमिक नंबर 25 से आप 30 की तरफ मूव करते हैं तो वो एलिमेंट जो होते हैं वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज नहीं कर सकते टू शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले आपको ऐसा मिल सकता है, ठीक है, आयरन से पहले जो है आपको ऐसा मिल सकता है, ठीक है। तो इतना सा थोड़ा सा आपने ध्यान रखना कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो हमें अभी पता चलेगा कि कौन कौन से शो करते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिटेड बाय द आयरन इज +2 और +3, ठीक है। रेयरली इट शो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और लो ऑक्सीडेशन, रेयरली ये कभी शो कर सकता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट या लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एक्सेप्शनली। तो मेन केमिस्ट्री जो होती है वो आयरन की वो कन्फाइंड होती है बिटवीन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आपको पता है कि आपने आयरन के +2 या +3 ही कंपाउंड जो है वो पढ़ रखे हैं। तो सबसे पहले आपको +2 और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताना है, इसके कुछ आपको कंपाउंड की थोड़ी सी थ्योरी आपको बतानी है, फिर +3 के बारे में बात करेंगे। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो आयरन की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन एक्वस सोल्यूशन में। Fe2 पॉजिटिव जो होता है ये रेडली हाइड्रेटेड हो जाता है इन एक्वस सोल्यूशन में। हाइड्रेटेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसके चारों ओर क्या जुड़ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो आयरन की वो प्रेजेंट होती है आयरन सल्फेट में, जिसको मैं फेरस सल्फेट भी बोलता हूँ। आपको पता है ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है फेरस सल्फेट। जब आप नाइट्रेट टेस्ट करते थे तो मैं आपको बोलता था, नाइट्रेट के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट करते थे तो मैं आपको अक्सर बोलता था कि आप जो है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सोल्यूशन यूज करें। तो आपको याद होगा कि वो ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है जिसको फ्रेशली बनाते थे शेक करके, फिर उसमें H2SO4 डालते थे ताकि वहां पे रिंग बन जाए, ठीक है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट जो होता है वो उसमें जो है वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है फेरस सल्फेट 6H2O। इसको ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन कलर होता है इसको ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लू विट्रियोल क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, क्योंकि उसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। तो ये जो है वो आपको पता है कि आयरन की अगर आपको पता है डेफिशिएंसी होती है बहुत सारी जो है वो फीमेल्स में, गर्ल्स में, ठीक है, या किसी में भी हो सकती है आजकल जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है। अगर मान लो आयरन की डेफिशिएंसी है तो उसको फेरस सल्फेट की टैबलेट्स दी जाती हैं, बिल्कुल स्मॉल छोटी टैबलेट्स होती हैं इसकी, तो फेरस सल्फेट की टैबलेट दी जाती है, ठीक है, जिससे जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं, ठीक है। या कॉम्बिनेशन में जो है वो आपको पता है फॉलिक एसिड जो हम बोलते हैं कि फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है, तो फॉलिक एसिड और आयरन की जो है वो इकट्ठी टैबलेट्स भी जो है वो हम देते हैं, ठीक है। तो जो है आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। फॉलिक एसिड कुछ नहीं होता, फॉलिक एसिड आपका विटामिन B9 है, ठीक है, वो कोई आयरन का कंपाउंड नहीं है, उसमें विटामिन B9 जो है वो आपका प्रेजेंट होता है। ताकि ये क्या करता है, ये आपके जो है वो नए सेल जो है वो बनाने में जो है मदद करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है ताकि उसमें जो है वो ऑक्सीजन की जो है वो लेवल जो है वो इंक्रीज किया जा सके,
ठीक है। तो ये जो है वो आपके लिए इस तरीके से आपको नॉलेज भी जो है उसका पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको जो है वो आयरन 2 की ही बात करूँ मैं आपसे। आयरन 2 का एक और ऑक्साइड होता है जिसको मैं FeO बोलता हूँ। तो ये एक नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये भी टर्म आपको बार बार तंग करते हैं कि नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ कि जैसे FeO है, ये है फेरस ऑक्साइड। इसमें देखने से ऐसा पता चल रहा है कि इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, और ऑक्सीजन की कितनी है, -2 है। तो अगर एक आयरन का एक एटम होगा तो ऑक्सीजन के भी कितने एटम होंगे, एक होंगे, ठीक है। अगर 100 आयरन के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एटम है तो ऑक्साइड के भी कितने होंगे, 100 होंगे, O2 नेगेटिव होंगे। लेकिन ये बोलता है कि आयरन ऑक्साइड के केस में ऐसा नहीं होता। ये जो आपको फार्मूला है, ये जो आपको दिख रहा है, ये करेक्टली आपको रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड, जिनके फार्मूला यूनिट जो है वो आपको करेक्ट फार्मूला रिप्रेजेंट ना करे, ठीक है। तो नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड पे मैं एक है ना लास्ट में बना दूंगा, है ना, कि क्यों ट्रांजिशन मेटल जो है वो नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड जो है वो शो करते हैं, ठीक है। ये लास्ट में मैं इसके बाद ऐड कर दूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी रह भी गई थी, ठीक है। तो फिलहाल आप ये याद रखें कि आयरन जो है वो आयरन के जितने एटम होते हैं, जितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं, दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं होता। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो इस केस में कम होती है, तो इसलिए मैंने इसको 0.9 लिखा। और ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 1 हो गई। तो 0.91 से क्या हुआ, कम हुआ। ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, ये उसमें भी था, आपको सॉलिड स्टेट में भी था, ठीक है। तो उसका न्यूमेरिकल भी बनता था आपको कि निकल ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का बनता, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती थी कि आयरन के +2 की कितनी परसेंटेज होती है और +3 की कितनी परसेंटेज होती है, निकल की +2 की कितनी परसेंटेज होती है, +4 की कितनी परसेंटेज होती है निकल ऑक्साइड में। तो वो नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं जिसमें जो है वो जरूरी नहीं है कि एक तरीके के एटम प्रेजेंट हो, उसमें हो सकता है कुछ इंप्यूरिटी जो है, इंप्यूरिटी इन द फॉर्म ऑफ कि वहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट जो है वो डिफरेंट प्रेजेंट हो सकती है। तो ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टॉकियोमेट्रिक बोलते हैं। कर लेंगे इसका लेक्चर भी, ये भी आपने याद रखना है। FeCl2, FeBr2, FeF2, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने इसको X जनरली मान लिया। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन, ठीक है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो आयरन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जैसे Fe H2O6 2 पॉजिटिव, FeEn3 2 पॉजिटिव, Fe फिनेंथ्रोलिन 2 पॉजिटिव। पोटाशियम फेरोसाइनाइड, देखो ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये कंपाउंड यहाँ आ गया, तो आपको तो +2 में जैसे ऑक्सीजन स्टेट आती है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड आपके सबसे माइंड में आना चाहिए। प्रूशियन ब्लू होता है, फेरिक फेरोसाइनाइड। फेरिक जब बाहर लग जाएगा और अंदर फेरोसाइनाइड होता है तो उसको प्रूशियन ब्लू बोलते हैं, ठीक है। अगर बाहर फेरस होता है, फेरस और अंदर फेरिक हो जाता है तो उसको टर्नबल ब्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टर्नबल ब्लू बोलते हैं, ठीक है। इसका उल्टा, प्रूशियन ब्लू का उल्टा क्या हो जाएगा, टर्नबल ब्लू, कि बाहर +2 हो गया और अंदर +3 हो गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फेरो, ठीक है, फेरो फेरिक साइनाइड, ठीक है। तो वो टर्नबल ब्लू बन गया। तो आपको इसमें क्या एक्सप्लेन कर देना है, +2 में आपको पोटाशियम फेरोसाइनाइड आपने इसको पकड़ लेना है। पोटाशियम फेरोसाइनाइड मैंने आपको पूरा बताया कि लेमन येलो कलर का होता है, इसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट होती है, कैसे होती है, ठीक है। ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था कि जब हम कोल गैस की प्यूरिफिकेशन करते हैं तो एज ए बाई प्रोडक्ट जो है वहाँ पे मेरे को मिलता है HCN और KCN की। अगर आप रिएक्शन याद करेंगे तो सारा पोटाशियम फेरोसाइनाइड मैंने डिटेक्ट उसमें यूज़ किया था। पोटाशियम फेरोसाइनाइड यूज़ किया जाता था, मैंने आपको ये बताया कि डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है, कॉपर 2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव की जो है वो डिटेक्शन में ये यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी दे दें आप, इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है, चारों ओर जो है वो आपका 6 CN नेगेटिव जो है वो इस ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में जो है वो जुड़े होंगे, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन और एक स्क्वायर प्लेन होगी, और ये 4 नेगेटिव, ठीक है। एक इथाइलिन डाइअमीन लिगेंड होता है जिसमें बॉन्डिंग जो है वो CH2 और ये NH2 और ये NH2, ठीक है। ये होता है इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन। तो उसमें बॉन्डिंग जो है वो नाइट्रोजन के पास जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है। तो मैंने इसको ऐसे दर्शा दिया, इधर इथाइलिन डाइअमीन और बॉन्डिंग इससे हो रही है नाइट्रोजन से हो रही है। बाइडेंटेट लिगेंड होता है कि इसके दोनों नाइट्रोजन डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बाइडेंटेट लिगेंड, यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड, यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड, तो अभी भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, 6 बॉन्ड बना रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये बाइडेंटेट है, न्यूट्रल होता है, FeEn थ्राइस 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी काफ़ी डिटेल में आने वाला है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्रूशियन ब्लू होता है, इसका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं होता, उसमें Fe2 पॉजिटिव भी होता है, Fe3 पॉजिटिव भी होता है। तो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव जो होते हैं वो क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने कलर इसलिए बनाया हुआ है कि आप ये कलर देख सकते हैं कि जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं वो आयरन के
जो है वो आयन्स होंगे, एटम होंगे, चाहे वो +2 हो चाहे वो +3 हो। तो जो सेम आयन होते हैं, सेम चार्ज के, वो आमने सामने प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ये Fe3 पॉजिटिव है, ये पर्पल कलर का है तो ये आमने सामने होंगे। पिंक कलर Fe2 पॉजिटिव का है तो ये आमने सामने से। अगर यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव था तो नीचे Fe2 पॉजिटिव आ जाएगा और इधर Fe3 पॉजिटिव आ जाएगा। और एज सेंटर जो होती है उस पर जो है वो साइनाइड प्रेजेंट होते हैं, तो उसको मैंने क्रॉस से बनाया हुआ है। ये एज सेंटर है, एक एज होती है, इसके सेंटर में जो प्रेजेंट होता है वो आपके पास क्या आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या ऐड कर सकते हो आपको पता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है, Na2FeCN5NO। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की मैंने बात आपको बताना भूल गया था, ये इंजेक्शन भी जो है वो उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह अगर आपको रेगुलेट करना है तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के इंजेक्शन भी जो है वो हमारे पास जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेडिकल स्टोर में या जो भी हमारी लैब्स होती हैं हॉस्पिटल में। तो पोटाशियम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपको मैंने बताया रेड कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड्स की रिएक्शन जब मैंने नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई थी तो उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ सल्फाइड और सोडियम आयन। तो थोड़ी सी 2-3 बातें इसकी आप लिख सकते हो, ये भी सारा किया हुआ है। तो ये आपको मदद करेगा कि आपको पता होना चाहिए कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सोडियम नाइट्रोक्साइड, सोडियम जो है वो आपके पास फेरोसाइनाइड, ये इस तरीके के जो है वो कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है थोड़ा सा कर लेना है, इसका स्ट्रक्चर भी आपको मालूम है कैसे करना है, तो आप ये कर सकते हैं। आप बारी आती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली हम इन सॉल्ट्स को बोल देते हैं फेरिक सॉल्ट बोल देते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फेरिक जो है वो ये भी रेडली हाइड्रेट हो जाते हैं, तो FeH2O6 3 पॉजिटिव, ये इस तरीके के जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। Fe3H2O जो 6 होता है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये एसिड एक्ट करता है, आर्हीनियस एसिड। ये क्या कर देता है कि इसका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है और खुद बदल जाता है OH में। तो वो जब OH नेगेटिव हो जाएगा अंदर, तो बाहर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, ताकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहे, +3 रहे। क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो X अंदर आ जाएगा -1 = +2, तो जो -1 परे जाएगा तो वो +3 हो जाएगा। तो इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन, अगर -1 होगा ना इधर, तो मुझे कितना बनाना है यहाँ पे +3 बनाना, तो ऊपर 2+ जो है वो चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ताकि वो -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाए। तो लो pH में ये डाइमराइज कर जाता है, एक डाइमर बनाता है, बड़ा वंडरफुल डाइमर जो है वो ये बनाएगा। तो यही मॉलिक्यूल डाइमराइज कर जाता है FeH2O4 OH ट्वाइस, ये ब्रिज्ड लिगेंड होते हैं, FeH2O4 4 पॉजिटिव। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है कि Fe, ये 2 ब्रिज्ड लिगेंड है, OH ये आयरन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बाकी रेस्ट जो 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं और इस आयरन के जो 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये अपने अपने इन आयरन्स के साथ जुड़े होते हैं 4, और इस तरीके से 1 2 3 4 और ब्रैकेट बंद करो और बाहर पॉजिटिव चार्ज लगाओ। तो ये डाइमर भी जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बड़े लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ये बनाता है। ऑक्सीलेट के साथ ये बनाएगा, एसीटेट आयन के साथ ये बनाता है, साइनाइड के साथ बनाता है, FeCl6। रेड कलर ये होता है आपके पास पोटाशियम फेरीसाइनाइड। तो फेरीसाइनाइड रेड कलर का है तो उसमें K3 हो जाएगा। ठीक है, K4 नहीं होगा, इसमें K3 होगा। ये फेरीसाइनाइड है, ना कि फेरोसाइनाइड। ठीक है, ब्लड रेड कलर का FeSCN4 नेगेटिव, ब्लड रेड कलर का FeSCN6 3 नेगेटिव। क्योंकि जब आप आयरन 3 पॉजिटिव को डिटेक्ट करते थे सॉल्ट एनालिसिस में, तो वहाँ पे आपको थायोसाइनाइड के साथ जो है वो रिएक्शन करके इसका ब्लड रेड कलर भी जो है वो मिलता था। ठीक है, फिनेंथ्रोलिन के साथ इसका ये कंपाउंड होता है। इसका इंपॉर्टेंट कंपाउंड आता है हेलोजन के साथ, जिसको मैं बोलता हूँ FeCl3। तो FeCl3 जो होता है वो बेसिकली मोनोमर होता है, ये इमीडिएटली डाइमराइज कर जाता है टू फॉर्म Fe2Cl6। तो इस तरीके से FeCl3 का डाइमर जो है वो बनता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, जैसे ये FeCl3 आपने बनाया, फिर आपने FeCl3 इस तरीके से बनाया, और इसका क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये ध्यान रखना, क्लोरीन क्या करेगा, इसका एक FeCl3 का क्लोरीन इस आयरन को डोनेट करेगा और इसका क्लोरीन दूसरे का क्लोरीन इस आयरन को डोनेट करेगा। ये ध्यान रखना, बॉन्डिंग जो होती है वो क्लोरीन से होती है, क्लोरीन टू आयरन। अब +3 मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। बाकी इसकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं वो कार्बोनाइल के साथ जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। कार्बोनाइल आपको पता है लिगेंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बोलते हैं कार्बोनाइल बोल देते हैं, कार्बोनिल भी बोल देते हैं, कार्बोनाइल भी बोल देते हैं। ठीक है, N/L। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बनते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक्स में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अगर उसको हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे कि कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग किस तरीके की होती है, बैक बॉन्डिंग कैसे होती है इनमें, क्यों 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। तो जैसे FeCO5 हो गया, Fe2CO9 हो गया, Fe3CO12 हो गया, सब में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि कार्बोनाइल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी माननी है अपने न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई ऑल ओवर चार्ज नहीं है, तो उसमें
आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना आपने कि 0 नहीं होती, मिलती है सम टाइम्स जो है वो हमें ये कॉम्प्लेक्सेस बना के जो है वो हमें इसकी स्टेशन मिल जाती है। फिर आपको पता है कि ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ये नाइट्रेट आयन के लिए यूज होता है, नाइट्राइट भी इसको देता है। तो मान लो आपके सॉल्ट में मैंने आपको नाइट्रेट दिया हुआ है, ये भी पिछले साल का आपको या इस साल में साल्ट एनालिसिस भी करवाई, पिछले साल भी आपको रही। तो आपको पता है कि अगर मान लो नाइट्रेट आयन मेरे पास प्रेजेंट होता है तो ये एसिडिक रेडिकल है, ग्रुप 2 का मेंबर है। तो जब मेरा जो है ग्रुप 2 के लिए मैं जाऊंगा, तो जब मैंने सॉल्ट लिया उसमें मैंने कुछ फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड H2SO4 के डाली और जब मैं उसको हीट करूंगा, अगर वहां पे कोई गैस निकल रही है, ठीक है, हल्की सी ब्राउन लाइट कलर के वेपर जो वहां पे निकल रहे हैं, इसका मतलब वहां पे नाइट्रेट है, मतलब कोई गैस वहां पे निकली। तो आप हमेशा उसका टेस्ट करते हो, ठीक है। अगर वाइट फ्यूम्स उसके निकलते हैं तो वो क्लोराइड होता था। अगर आपके पास वो ब्राउनिश कलर के जो है वहां पे गैस निकल रही है, साइड में आपको वहां पे वेपर लग जाते तो वो नाइट्रेट, तब आप फिर ब्राउन रिंग टेस्ट करते थे। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में ऐसे बता देता हूँ, ये मैंने उसकी थ्योरी लिखी है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में आप क्या करते थे, आप कंपाउंड लेते थे फ्रेशली आप कंपाउंड लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको शेक करेंगे तो वो कंपाउंड सॉल्युबल हो गया सॉल्ट। फिर उसमें आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सोल्यूशन डालते थे। अनदर टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट या सॉलिड भी उसको डाल देते थे, फेरस सल्फेट का जो है वो आप उसमें सोल्यूशन ऐड करते थे और कंसंट्रेटेड H2SO4 अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब डाल देते, तो वहां पे ब्राउन रिंग बन जाती थी। तो ब्राउन रिंग में जो मेन केमिस्ट्री जो रिएक्शंस होती हैं वो ये रिएक्शन होती है, जैसे मान लो आपके सॉल्ट में नाइट्रेट प्रेजेंट है, तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड वहां पे बना देता था। तो ये नाइट्रिक एसिड और जो ऑलरेडी उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, ये फेरस सल्फेट के साथ जो आपने फ्रेशली प्रिपेयर डाला हुआ है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता था फेरिक सल्फेट में, वाटर वहां पे निकल जाता था और सबसे इंपॉर्टेंट गैस वहां पे बनती थी जिसको बोलते थे कलरलेस गैस होती थी, ये होती थी NO। अब ये NO जो है वो फेरस सल्फेट के साथ जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, इस तरीके से FeH2O6 ये कॉम्प्लेक्स में आ गया और बाहर सल्फेट और ये हाइड्रेशन ऑफ वाटर। तो ये NO इसके साथ रिएक्ट करके एक H2O को रिप्लेस कर देता है और खुद अंदर चला जाएगा, तो ये बन जाता था FeH2O5NO सल्फेट, ठीक है। तो ये है वो ब्राउन रिंग का कंपाउंड, ठीक है, जो ब्राउन रिंग आपके पास बनती है। तो दिस इज ड्यू टू दिस कंपाउंड। ये आपका जेई एडवांस में या PMT में या वट एवर उसमें बार बार वो पूछता था कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्राउन रिंग। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ ब्राउन रिंग एंड समटाइम्स इट हैज बीन मेनी टाइम्स आस्क्ड कि भाई आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ ब्राउन रिंग में कितनी होती है। तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो जनरली NO जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानी जाती है। लेकिन इस केस में, पर्टिकुलर केस में ब्राउन रिंग में, ये जो NO होता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस आयरन को डोनेट कर देता है, ठीक है। तो NO जो होता है वो आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसमें किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है +1 में, ठीक है। ये कन्फर्म है, ये बहुत सारी स्टडीज की गई हैं, तो इसमें कन्फर्म है कि NO के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1 होता है। तो जब +1 चार्ज आप इस पे लोगे तो आप इस पे देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, FeH2O NO और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा जी +2, क्योंकि सल्फेट -2 होता है, तो -2 जब भी हट जाएगा तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना, +2। तो जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, X वाटर की 0 आ गई, NO पे +1 आएगी, इज इक्वल टू +2, तो X की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +1। तो ध्यान रखना ब्राउन रिंग जो कंपाउंड बनता है उसमें आयरन आपको +1 में भी मिलता है। तो आप ये बता सकते हो जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन की बात आती है तो आप ये भी बोल सकते हो कि 0 ऑक्सीडेशन के साथ साथ हमें +1 भी समटाइम्स मिलती है, तो वो ब्राउन रिंग बनती है। हालांकि वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, आपको पता है कि हल्का सा भी अगर वो टेस्ट ट्यूब शेक हो जाए तो ब्राउन रिंग डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। और आपने ज़्यादा सावधानी नहीं बरती, आपने टेस्ट ट्यूब को हिला दिया जब आपने H2SO4 डाला, तो फिर वो तब वो रिंग नहीं बनती थी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा केयर बरतनी पड़ती है, कंपाउंड थोड़ा सा स्टेबिलिटी में भी जो है वो इतने स्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपके पास जो है वो आयरन के बारे में था, ठीक है। उसके बाद आता है, मैं जल्दी से आपको बता दूं, अब अगला कंपाउंड भी मैं थोड़ा सा आपको फास्ट करवाऊंगा। कोबाल्ट है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कोबाल्ट 27 इसका अटॉमिक नंबर होता है, 3D7,4S2। ये भी +2 और +3 आयरन की तरह ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूंगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 1.84 वोल्ट होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जो फ्री एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है डेल्टा G = -NFE। ये आपने 12th में पढ़ा है। तो उसकी फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। प्लस E आने से डेल्टा G क्या आएगा, माइनस ही आएगा ओवरऑल। तो अगर डेल्टा G माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो उसका मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, वो हो जाएगा। तो +3 से +2 में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेटर। तो वो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट करेगा।
तो ये क्या करता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल 1.229 वोल्ट से जो है वो ज़्यादा है 184, तो ये वाटर को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये वाटर को कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा और खुद कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीजन गैस को लिबरेट कर देगा। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन में कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जो है वो इस रिएक्शन को जो है वो शो करता है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में, बाई एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद की क्या हो जाती है, इसकी रिडक्शन हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जो होता है ये आपका जो है वो इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। अगर बनाने की बात आती है तो हम इसको बना सकते हैं, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव लो, अमोनियम सॉल्ट लो और उसमें एक्सेस अमोनिया डाल दो और एयर की प्रेजेंस में ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का जो है वो बन जाता है। सिमिलरली कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का कंपाउंड होता है COF3, इसका ट्राइफ्लोराइड भी बन जाता है। ठीक है, तो कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड जो है वो COF2 से हम बनाते हैं बाई इसकी रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करके। तो COF2 के साथ इसकी रिएक्शन जब करते हैं तो COF3 बन जाता है। तो इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करता है। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जो है वो ऑल्सो फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस पर्टिकुलरली विद नाइट्रोजन। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जो होता है वो ऐसे लिगेंड्स, ठीक है, जो मेरे पास जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग एटम्स होते हैं तो उनके साथ ये रिएक्ट करके जो है वो बहुत सारे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस भी ये बनाता है। तो मेरे पास ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं, देखो ये मैंने फोकस किया हुआ CONH3 पॉजिटिव, CO इथाइलिन डायमीन, ठीक है, NH3Cl2, NH3Cl, ये ऑक्सलेट Ac2O4 एसीटेट है, ये NO2 नेगेटिव है। ठीक है, तो आप ये बना सकते हो। ठीक है, सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट का मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। तो कोबाल्ट है ना, ये 6 नाइट्राइट मैंने बताया 3 नेगेटिव, तो ये भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के बाद कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में आप जो है वो ये बोलोगे कि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल होती है देन Fe2 पॉजिटिव आयन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। CO2 पॉजिटिव CO3 पॉजिटिव में इजिली कन्वर्ट नहीं होता। ये जो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव होता है ये कंपाउंड जो है वो बनाता है ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड के साथ जर्नी बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोबाल्ट केमिस्ट्री की आती है, जो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की आती है, वो ये होती है कि जो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव जो होता है इसका जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, मतलब कोबाल्ट 2 पॉजिटिव पानी में पिंक कलर देता है, और इसका जो एनहाइड्रस फॉर्म होती है जिसमें पानी नहीं होता, ऐसा सॉल्ट जिसमें कोई भी मॉइस्चर या कोई भी पानी प्रेजेंट नहीं है, H2O नहीं है, तो उसका कलर ब्लू होता है कॉपर 2 पॉजिटिव का। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो जैसे मान लो अगर आपको पता करना है कि कहीं पे मॉइस्चर है कि नहीं है ना, किसी भी जब हम आगे रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे हमें पता करना होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो मॉइस्चर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी कंडीशन वहाँ पे लगानी है कि मॉइस्चर ना हो। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्लू कलर का एनहाइड्रस कॉपर क्लोराइड रख दूंगा। अगर वहाँ पे मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। तो कोबाल्ट क्लोराइड इज ऑल्सो यूज्ड एज इन टेस्टिंग द मॉइस्चर। ठीक है, तो उसको हम यूज करते हैं इन टेस्टिंग द मॉइस्चर। तो मैंने यही लिखा है कि एनहाइड्रस COCl2 इज एडेड टू सिलिका जेल, उस पर उसको लगाया जाता है फॉर टेस्टिंग द मॉइस्चर। इफ देयर इज नो मॉइस्चर तो COCl2 का कलर क्या रहेगा, ब्लू रहेगा, लेकिन अगर वहां पे मॉइस्चर होगा तो इट विल टर्न इनटू पिंक कलर। ठीक है, तो उस पिंक कलर को मैं दोबारा रिस्टोर कर सकता हूँ। जो मेरे पास पिंक कलर होता है हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड का, इसको मैं थाइनॉल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता हूँ और मेरे पास ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 और HCl मेरे पास निकल जाएंगे। ठीक है, तो मैं कोबाल्ट की बात कर रहा था। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव जो है वो बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो जनरली बनाता है इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 एंड 6 में, जो कि ऑक्टाहेड्रल भी हो सकते हैं और टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं। अगर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वो टेट्राहेड्रल होगा, 6 होगी तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का मैंने एग्जांपल दिया, COH2O 6 हाइड्रेटेड फॉर्म है, 2 पॉजिटिव है। टेट्राहेड्रल मैंने X4 लगा दिया अंदर, ये X कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, थायोसाइनाइड, N3 नेगेटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो है ना, हालांकि मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिया इन आपको बताते बताते, लेकिन आप नोट्स में इसको खुद अपना मर्जी से अंडरलाइन मत करना। ठीक है, तो आपको सिर्फ बताने के लिए। तो मर्करी सॉल्ट जो होता है वो इसका भी ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मर्करी सॉल्ट जो होता है इसका ये बड़ा HgCO(NCS4) नेगेटिव, ये मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर करने के लिए जो है कैलिब्रेंट की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट में। तो ये कई बार आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताओ कोबाल्ट का कौन सा कंपाउंड है, तो मर्करी कंपाउंड होता है NCS का, जिसमें इसके 4 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। तो दिस इज अबाउट कोबाल्ट केमिस्ट्री और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +3। तो आई होप आप इसको कर रहे हैं और आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे, मेमोराइज करेंगे। तो यहाँ से आपको ना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछते हैं, तो आपको वहाँ गप्पे नहीं लिखनी होती है कि इसमें आपने जो है वो क्या लिखा है। इसमें आपको केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपकी नॉलेज के लिए भी है और आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी है।
ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंसाइट लगे, ठीक है। तो मुझे 2 ऑक्सीजन स्टेट्स बचती हैं, एक निकल की बचती है और एक कॉपर की बचती है, और नेक्स्ट लेक्चर उसका आ जाएगा जल्दी ही। तो उसके साथ ही फिर मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो फिर लास्ट में हम इसके ऑब्जेक्टिव और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के साथ जो है वो देखेंगे। तो आप जो है वो इस चैप्टर को रिवाइज करो, इस चैप्टर के नोट्स बना के रखो, क्योंकि मे भी अगर जो ठीक है अगर आपके जो है वो है ना वट एवर कॉलेजेस वगैरह जो है वो खुलते हैं तो है ना आपके नोट्स जो है वो प्रॉपर तैयार होने चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।